गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रात के 9 बजे वाले करंट अफेयर्स की क्लास में। तो बच्चे, वीकली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो आपका करंट अफेयर्स है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस हफ्ते की, जो कि आपको पूरे साल भर के लिए याद रखनी है, बल्कि इसी साल के नहीं, अगले जो है 2-3 सालों तक आपको याद रखनी है ये। देखिए बच्चे, भारत में जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, नागरिकों को दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, वो कौन सा वाला है? उसे कहते हैं भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न 2024 में पहली बार 3 से ज़्यादा व्यक्तियों के नामों की घोषणा हो चुकी है। अभी तक 5 व्यक्तियों की घोषणा हो चुकी है जिन्हें कि भारत रत्न दिया जाना है। तो पांचों व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है, पांचों व्यक्तियों का क्षेत्र याद रखना है, उनकी उपलब्धियां याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज की सेशन की इसी न्यूज़ से कि भारत रत्न जो है आपका, इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत 2024 का भारत रत्न दिया गया है। उनके बाद में बच्चे कुछ और नामों की घोषणा की गई है सरकार के द्वारा, या फिर कहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो पहला नाम उनमें से आता है आपका लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी को भी 2024 का भारत रत्न दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें बचे इनका आपको बस याद रखना, एक तो क्षेत्र आप सभी ने शायद नाम सुना होगा, बहुत ही जो है वेटरन लीडर हैं, ये राजनीतिज्ञ हैं। कहाँ के? ये जो है आपके बीजेपी की जो पार्टी, इनकी पॉलिटिकल पार्टी है वो आपकी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, एक तो ये याद रखना। दूसरा, इनका पद यानी कि इनका जो पॉलिटिकल कैरियर रहा उसमें से जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे इन्होंने जो है आपका सर्व किया है, तो सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे ये आपके रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। जिस समय पे देश के प्रधानमंत्री थे उसी समय 2002 से लेकर के 2004 तक जो है ये देश के उप प्रधानमंत्री थे। याद रखना ये जो टाइम पीरियड है इनका, तो उप प्रधानमंत्री बचे, इनका जो है पॉलिटिकल कैरियर का हाईएस्ट जो है आप कह सकते हैं कि सर्वोच्च शिखर रहा। ठीक है, उप प्रधानमंत्री पद पे थे ये, और 2015 में इन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार यानी कि पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था 2015 में। ठीक है, तो इन्हें बच्चे 2024 का क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। इस बार 5 व्यक्तियों को मिल गया। अगला नाम किसका है? अगला नाम है आपका, इन्हें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, इनका नाम ये भी जो है इन व्यक्तियों को भी बच्चे आपका मरणोपरांत दिया गया है, पोस्टुमसली दिया गया है। इनका नाम है आपका, आपने नाम सुना होगा हिस्ट्री में, पी.वी. नरसिम्हा राव। ठीक है, पी.वी. नरसिम्हा राव, इनका जो पूरा नाम है अब वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो पूरा नाम याद रखना। इन्हें कहा जाता है, पी का मतलब है पामुल प्रथी और वी का मतलब है वेंकट नरसिम्हा राव। ठीक है, तो पामुल प्रथी वेंकट नरसिम्हा राव, इन्हें दिया गया है मरणोपरांत, और ये बच्चे भारत के प्रधानमंत्री हैं या फिर भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री थे। अब आता है टेन्योर कि कब से कब तक इन्हें दिया था। तो देखिए, अभी 2004 में इनका निधन जो है आपका 2004 में हुआ था, और इन्होंने देश के मंत्री का जो पद है वो इन्होंने 1991 से लेकर के 1996 तक, ठीक है, 1991 से लेकर के 1996 तक ये प्रधानमंत्री पद पर रहे। उसके अलावा बच्चे, इनके टाइम पीरियड पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है भारत के इतिहास में देखने को मिलती है, वो है आपका 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधार जो है आपके किए गए थे 1991 में। ठीक है, तो याद रखना 1991 में 1991 में आर्थिक सुधार किए गए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए थे। ठीक है, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या फिर आर्थिक सुधारों में ये जो टाइम पीरियड है 1991 का, इस समय जो है देश की नई आर्थिक नीति भी आई थी। ठीक है, कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है, देश की जो नई आर्थिक नीति आई थी वो 1991 में आई थी। ठीक है, 1991 में। तो उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय देश के प्रधानमंत्री बच्चे यही थे। ठीक है, पी.वी. नरसिम्हा राव, और इन्हें जो है आपका 2024 का भारत रत्न मिला है। अगले व्यक्ति हैं आपके चौधरी चरण सिंह, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है, और ये भी जो है देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री हैं बच्चे। इनका टाइम पीरियड क्या है, कब से कब तक इन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला? तो इनका टाइम पीरियड है 1979 से लेकर के 80। ठीक है, 1979 से लेकर के 80 के दौरान जो है ये आपका प्रधानमंत्री पद के रूप में जो है इन्होंने अपनी भूमिका निभाई। और चौधरी चरण सिंह के नाम पे जो है आपका एक और रिकॉर्ड आता है कि उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने कभी भी संसद की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत कम टाइम पीरियड तक ये पीएम बने, प्रधानमंत्री बने थे। तो इनका टाइम पीरियड भी देखिए, आप देख रहे होंगे 1979 से लेकर के 1980। ठीक है, तो इनका जो टाइम पीरियड रहा ये आपका बहुत कम रहा, और 2024 में इन्हें भी इन्हें भी जो है आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगले व्यक्ति हैं आपके
इन्हें भी पोस्टुमसली दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है। इनका नाम है, पूरा नाम देखिए, वैसे हम इन्हें शॉर्टकट में अभी तक जो है पढ़ते हैं MS स्वामीनाथन के नाम से। इनका पूरा नाम है मनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन। ठीक है, इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में जब बच्चे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था तो उसमें जो है आपका सबसे बड़ा जो हाथ है या सबसे बड़ा जो माइंड है वो इन्हीं का था। ठीक है, हरित क्रांति का जनक। और 2023 में इनका निधन हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2023 में ही इनका निधन हुआ है। तो इन्हें, इनके बारे में थोड़ा सा देखना। सबसे पहली बार 1982 में 1982 में जो है इनके द्वारा फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इसका जो है आपका पहला एशियाई महानिदेशक जो है इन्हें बनाया गया था। अब इसमें याद रखिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पे है, ये आपका मनीला में है। मनीला बच्चे फिलीपींस की कैपिटल है, यहाँ पे ये है। ठीक है, तो इस संस्थान का जो है अध्यक्ष इन्हें बनाया गया था 1982 में। ठीक है, उसके अलावा ये जो है भारत का जो नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, ICAR है, इसके महानिदेशक के रूप में भी इन्होंने काम किया था। ठीक है, तो ये दो बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो हमारे देश में, एक हमारे देश से बाहर ग्लोबली। ठीक है, वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे। तो यहाँ पे जो है इन्होंने एक हेड पोस्ट के रूप में जो है आपका, या फिर चेयरपर्सन के रूप में जो है इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी 1971 में। वैसे तो इनके नाम पे बहुत सारे पुरस्कार हैं। ठीक है, उनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रतिष्ठित है वो है 1971 का 1971 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, तो इसे भी याद रखना, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इन्हें 1971 में दिया गया था। उसके अलावा बच्चे भारत के जो भारत सरकार के जो पुरस्कार है, पद्मश्री भी मिला हुआ है इन्हें। ठीक है, पद्म भूषण भी मिला हुआ है इन्हें। उसके अलावा जो है राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल फूड प्राइज दिया जाता है उससे भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इनका जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छा काम करने के लिए, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में जो सक्सेसफुली आपका इंप्लीमेंट हुआ उसमें सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का है। ठीक है, तो थोड़ा सा इन व्यक्ति की जो आपकी उपलब्धियां हैं उन्हें याद रखना, इनका सेक्टर याद रखना। देखिए, इनका सेक्टर आएगा आपका एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। ठीक है, कृषि वैज्ञानिक के रूप में आप इन्हें जानेंगे। और 2024 का जो भारत रत्न है वो इन्हें भी दिया गया है। तो अभी तक आपके टोटल 5 व्यक्ति हो चुके हैं जिन्हें 2024 में भारत रत्न दिया गया है। पांचों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले अब हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपको कर्पूरी ठाकुर जी, कर्पूरी ठाकुर, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, मरणोपरांत दिया गया है। उसके बाद आता है आपका LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, उसके बाद इन्हीं का नाम ले लेते हैं MS स्वामीनाथन। फिर आपका चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव। तो पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि 3 से ज़्यादा व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा रहा है। इस बार बच्चे 2024 में 5 व्यक्तियों को जो है भारत रत्न दिया जा रहा है। ठीक है, याद रखना। और हर किसी पर्सनैलिटी का आपको सेक्टर याद रखना है, क्षेत्र याद रखना है। और जब तक आपके भारत रत्न दोबारा से नहीं दिए जाते हैं तब तक ये 5 व्यक्ति जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी उपलब्धियाँ, किस लिए इन्हें दिया गया है, कौन से सेक्टर से आते हैं, कौन से क्षेत्र से आते हैं। वैसे तो इस बार आप लोग अगर देखें तो एक व्यक्ति को अगर छोड़ दिया जाए, अगर स्वामीनाथन जी को हम छोड़ दें, तो बाकी जो 4 व्यक्ति हैं उनका संबंध आपका सिर्फ पॉलिटिक्स से है, राजनीति से है। ठीक है, तो याद रखना, हर किसी का क्षेत्र याद रखना। अगली न्यूज़ बच्चे, ग्रैमी पुरस्कार। संगीत के क्षेत्र में जैसे आपका सिनेमा के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है आपका ऑस्कर, वैसे ही बच्चे म्यूजिक के सेक्टर में, म्यूजिक के फील्ड में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है आपका ग्रैमी। तो ग्रैमी 2024 की घोषणा की गई। यहाँ पे इस बार जो है, जैसे ऑस्कर में जो है हमने इस बार भारतीयों का हमें बोलबाला देखने को मिला, उसी तरीके से ग्रैमी मिला बच्चे। ठीक है, वैसे ग्रैमी जो है हमारे जो सिंगर्स हैं, हमारे जो आपके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स हैं, उन्हें मिलता ही रहता है। लेकिन इस बार जो है आपका 3 अलग अलग कैटेगरी में भारतीयों को जो है आपका ग्रैमी मिला है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी है वो है आपकी बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम किसे मिली है? ये मिला है आपका एक बैंड को, बैंड का नाम है शक्ति फ्यूजन बैंड। ठीक है, बैंड का नाम है शक्ति फ्यूजन बैंड। और इस बैंड के अंदर जो बच्चे 2 व्यक्ति हैं उनका नाम आपको याद रखना है। शक्ति फ्यूजन बैंड के अंदर जो है आपके तबला वादक जाकिर हुसैन, पहले व्यक्ति हैं तबला वादक जाकिर हुसैन, और दूसरे व्यक्ति हैं गायक हैं, सिंगर हैं, इनका नाम है शंकर महादेवन। ठीक है, तो इन दोनों का बच्चे बैंड है। इस बैंड के द्वारा एक एल्बम बनाई गई थी, म्यूजिक एल्बम, जिसका नाम इन्होंने रखा था दिस मोमेंट। ठीक है, तो ये जो एल्बम है, इस एल्बम को मिला है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम। ठीक है, एक ये कैटेगरी हो गई। उसके अलावा जो है आपका जो जाकिर हुसैन साहब है बच्चे, इनके द्वारा
पस्तु, पस्तु जो है एक गाना है, पस्तु जो है आपका एक इंस्ट्रूमेंटल गाना है, इसे परफॉर्म करने के लिए इन्हें मिला था बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस, ठीक है, पस्तु के लिए इन्हें दिया गया था। और इस गाने में जो ये पस्तु गाना है, इस गाने में जो है इनके साथ में परफॉर्म किया था हमारे बांसुरी वादक कौन से बच्चे, राकेश चौरसिया, ठीक है, राकेश चौरसिया के द्वारा भी यहाँ पे परफॉर्म किया गया था। तो इस गाने को जो है पस्तु गाने को मिला था जाकिर हुसैन को, पस्तु गाने के लिए जाकिर हुसैन को और राकेश चौरसिया को मिला है आपका बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस फॉर, ठीक है, पस्तु। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना, 2 कैटेगरी और जो जो इसमें पर्सनैलिटीज आई हैं उनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो हो गई बच्चे भारतीय विजेताओं की बात। उसके अलावा ग्रैमी में जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी कैटेगरी होती हैं वो होती हैं, एक तो सबसे वर्ष का सबसे अच्छा गाना, तो सॉन्ग ऑफ द ईयर, इस साल का जो बेहतरीन गाना था वो मिला है आपका व्हाट वाज आई मेड फॉर, ठीक है, इस गाने को मिला है और इसके जो सिंगर हैं उनका नाम है आपका बिली एलिश, ठीक है, बिली एलिश को मिला है। उसके अलावा एल्बम ऑफ द ईयर की बात करें अगर, म्यूजिक एल्बम जिससे कि सर्वश्रेष्ठ एल्बम बताया गया 2023 का, वो मिला है टेलर स्विफ्ट की एल्बम है। टेलर स्विफ्ट के एल्बम का नाम क्या है, मिडनाइट। और टेलर स्विफ्ट बच्चे आपकी ऐसी व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार जो है 4 बार ये वाला जो है बेस्ट म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जो है अपने नाम किया है, ठीक है, लगातार 4थी बार। तो इनका नाम भी याद रखना, ये टेलर स्विफ्ट है, इनकी जो एल्बम है मिडनाइट, इसे जो है इस म्यूजिक एल्बम को जो है आपका इस बार का 2024 का ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। तो अगर आपको इंटरनेशनल अवार्ड याद भी नहीं रहते हैं, अगर इंटरनेशनल विनर याद नहीं रहते हैं, तो कम से कम बच्चे जिन भारतीयों को जो है आपका चुना गया है, जिन भारतीयों को आपका ग्रैमी दिया गया है, उन भारतीयों का नाम याद रखिएगा। और जिस कैटेगरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाली है, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम, ठीक है, इसे कम से कम याद रखिएगा। अगली आपकी जो न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे भी और परीक्षा की दृष्टि से भी। भारत सरकार के द्वारा अभी जो वर्तमान सरकार है इनके द्वारा लोकसभा में एक विधेयक, एक बिल पेश किया गया है, ठीक है, अभी पेश किया गया है लोकसभा में। तो इस बिल का नाम देखिए क्या है, अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024-2024। इसे जो है हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा पेश किया गया है। इसमें आपका क्या है, जितने भी बच्चे आपके एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, जिन एग्ज़ाम्स को यूपीएससी करवाता है, जिन एग्ज़ाम्स को एसएससी करवाता है, जिन एग्ज़ाम्स को आरआरबी करवाता है, जिन एग्ज़ाम्स को आपका एनटीए करवाता है, ये जो सारी की सारी बोर्ड्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा जो एग्ज़ाम करवाए जाते हैं, आईबीपीएस भी है, ठीक है, तो इनके द्वारा जो अलग अलग सरकारी पदों के लिए जो एग्ज़ाम्स करवाए जाते हैं, उनमें अगर किसी भी व्यक्ति को देखिए चीटिंग में अगर लिप्त पाया गया, ठीक है, अब चीटिंग में इनका जो अर्थ है, देखिए प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी का लीक होना, ठीक है, ये आपका एक क्राइम हो गया। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार की सहायता करना या फिर कंप्यूटर नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ करना, तो ऐसा अगर काम करने में कोई अगर लिप्त पाया जाता है तो उस व्यक्ति को बच्चे 3 साल की कैद होगी। इस बिल में ऐसा है, ठीक है, 3 साल की कैद होगी और ये जो कैद है इसे बढ़ाया भी जा सकता है, इसे बढ़ा करके 5 साल भी किया जा सकता है। 3 साल की कैद होगी और उस पर जो है आपका एक बैन भी लगेगा, उसे जो है जुर्माना भुगतना होगा 10 लाख तक का, ठीक है, 10 लाख तक का उसे जुर्माना देना होगा। उसके अतिरिक्त अगर कोई कंपनी देखिए अब ये आपको पता है कि जितने भी एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं बच्चे, इसे एसएससी खुद नहीं करवाता है, एसएससी किसी थर्ड पार्टी को जो है आपका ये टेंडर देता है। जैसे टीसीएस है, टीसीएस कंपनी जो है एसएससी के पेपर करवाती है, ठीक है, तो टीसीएस कंपनी को जो है आपका ये काम दिया जाता है कि वो जो है बच्चों के परीक्षाओं का आयोजन करवाए, ठीक है, तो सारे के सारे प्रोसीजर जो है एक कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो अगर ऐसी कोई कंपनी बच्चे इस तरीके के काम में लिप्त है, कंप्यूटर से छेड़छाड़ करवा दिया, नकल करवा दी, इस तरीके के काम में अगर लिप्त पाई जाती है तो उस कंपनी पे ही जो है आपका 1 करोड़ रुपए का बैन लगाया जाएगा, ठीक है, कंपनी पे। उसके अलावा उस कंपनी को जो सरकार का खर्चा आया होगा, पेपर करवाने में पैसा तो लगता है गवर्नमेंट का, ठीक है, तो पेपर को आयोजित करवाने में जो सरकार का खर्चा लगा होगा वो सारा का सारा जो है आपका वो निकाला जाएगा इस कंपनी से। अगर कंपनी जो है आपकी क्या पाई जाती है, कल्प्रिट पाई जाती है, दोषी पाई जाती है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। इस बिल को आपका 2024 में, अभी जो है 2024 में सरकार के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया है। ये बिल पारित हो जाएगा तो अच्छा ही है, मतलब एक तरीके से नकल विरोधी कानून है, ठीक है, नकल विरोधी कानून है और इसमें आपका सख्त जो है आपका सजाओं का भी उल्लेख किया गया है। क्या क्या सजाएं हैं मैंने आपको बता दी, ठीक है, 10 लाख तक का जुर्माना है। कंपनी अगर कंपनी दोषी पाई जाती है तो 1 करोड़ तक का जो है 1 करोड़ तक का जो है जुर्माना उसे देना होगा। अगली न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। ये बच्चे
हमारे देश का पहला ऐसा राज्य है 1947 में आज़ाद होने के बाद में जिस राज्य ने अपने यहाँ पे यूसीसी लागू करने की घोषणा कर दी है। ठीक है, यह है आपका उत्तराखंड सरकार के द्वारा यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये विधानसभा में पेश किया गया था और विधानसभा में ये जो है आपका बहुमत से पास हो चुका है। ठीक है, याद रखना यहाँ पे बहुमत से पास हो चुका है। पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे यूसीसी लागू हुआ है। ठीक है, यूसीसी क्या होता है एक बार ध्यान से समझ लेते हैं, फिर आपको अच्छा रहेगा ये समझने के लिए। देखिए यूसीसी क्या है बच्चे, आप सभी को पता है कि हमारे देश में जो है जो कानून है वो दो प्रकार के हैं। ठीक है, एक तो आपके जो है क्रिमिनल लॉज हैं। ठीक है, अगर आप कोई क्राइम जो है करते हैं, क्राइम का मतलब क्या है, आपने जो है हत्या कर दी, चोरी कर दी, किसी को किडनैप कर दिया, इस तरीके की जो आपकी घटना, इस तरीके की जो आपके क्राइम्स हैं, ठीक है, वो आपके क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आते हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने अगर खून किया है, मर्डर किया है, तो उस व्यक्ति का रिलीजन नहीं देखा जाएगा। मतलब उसको सजा देते समय जो है आपका सिर्फ जो क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग जो आपकी सजाएं लिखी होंगी वही जो है उसे सजाएं दी जाएंगी। ठीक है, जबकि आपका जो सिविलियन मामले होते हैं, जैसे कि आपने विवाह किससे किया है, ठीक है, कितनी बार शादी की है, आपने जो है तलाक कैसे देना है, तो ये आपके जो है पर्सनल चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके सिविलियन कानून में आते हैं। दो प्रकार के कानून है, एक तो आपके क्रिमिनल लॉज होते हैं, एक आपके सिविलियन लॉज होते हैं। ठीक है, सिविलियन लॉ में आपकी पर्सनल चीज़ें आती हैं, शादी करना हो गया आपका, किसी बच्चे को गोद कैसे लेना, आपके बाद में आपकी ज़मीन का आपका उत्तराधिकारी कौन होगा, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपके सिविल लॉ में आते हैं। ठीक है, और डिफरेंस क्या है दोनों में, जो क्रिमिनल लॉज है उसमें बच्चे आपका किसी भी व्यक्ति का धर्म नहीं देखा जाता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने मर्डर किया है तो उसको जितने साल की सजा अगर क्रिमिनल लॉ में लिखी होगी वही होगी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो आपका ईसाई हो, चाहे सिख हो। ठीक है, जबकि अगर आपने शादी के नियम देखने होंगे तो वो आपका हर धर्म के जो है अपना अपना नियम है। जैसे हिंदू धर्म में आपका हिंदू विवाह एक्ट है, ठीक है, मुस्लिम में आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ है, अगर हम सिखों की बात करें तो उनका जो है आनंद विवाह एक्ट है। इस तरीके से हर धर्म का क्या है अपना अपना एक्ट है। तो यूसीसी बस यही करता है कि जो सिविलियन लॉ है वो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान कर देता है। ठीक है, बस ये यूसीसी है बच्चे। ठीक है, तो यूसीसी जो है आपका पहली बार लागू कर दिया गया है किसी एक राज्य सरकार में। राज्य सरकार का नाम याद रखना, और राज्य सरकार ने ऐसा नहीं है कि सुबह उठी और लागू कर दिया। ठीक है, राज्य सरकार ने इसे जो है आपका 2 साल का समय दिया है। एक पहले कमेटी बनाई गई थी, आज से जो है आपका 1-1.5 साल पहले यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई थी उत्तराखंड में, और इस कमेटी का नाम था रंजना प्रकाश देसाई समिति। रंजना प्रकाश देसाई समिति थी, जिस समिति ने पहले देखा, उत्तराखंड की जो है स्टडी करी कि यहाँ पे जो है यूसीसी लागू हो सकता है या नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो किस रूप में हो सकता है। ठीक है, इस तरीके की पूरी स्टडी की गई। उसके बाद में जो है आपका सरकार के द्वारा इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया। उसके बाद उस फाइनल ड्राफ्ट को जो है विधानसभा में पेश किया गया, और उसके बाद जो है इस पर वोटिंग हुई, और वोटिंग में जो है आपका ये बहुमत से पास हो गया। ठीक है, तो याद रखना उत्तराखंड जो है आपका हमारे देश का पहला ऐसा राज्य बना है। और इससे पहला एक और राज्य है जिसपे कि उसके स्वतंत्रता के बाद से ही आपका यूसीसी लागू है, तो बच्चे वो राज्य है गोवा। गोवा जो है आपका बाकी सारे देश के साथ में आज़ाद नहीं हुआ था। गोवा जो है हमारी आज़ादी से बहुत देर में आज़ाद हुआ था। ठीक है, 1961 में जो है गोवा आपका आज़ाद हुआ है। 1947 में पूरा का पूरा देश आज़ाद हो गया था, क्योंकि 1947 में जो हमें आज़ादी मिली वो ब्रिटेन के शासन से मिली थी। ठीक है, जबकि जो गोवा पे शासन था वो पुर्तगालियों का शासन था। पुर्तगाली गोवा को छोड़ करके गए 1961 में। ठीक है, तो जब पुर्तगाली वहां से छोड़ करके गए तो वहां पे बच्चे जो भी कानून हुआ उसमें आपका यूसीसी था, तो यूसीसी वहां पे ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड था। ठीक है, इसीलिए इसे कहा जा रहा है कि आपका पहला राज्य है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, हमारे देश में पहले से ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे यूसीसी लागू है, वो है आपका गोवा। ठीक है, लेकिन अगर हम 1947 के बाद, आज़ादी के बाद अगर बात करें तो पहला स्टेट है जहाँ पे कि आपका यूसीसी लागू हुआ है। और यहाँ पे अगर ये सफलतापूर्वक इंप्लीमेंट हो जाता है तो ये आपका बाकी राज्यों में भी लागू होगा धीरे धीरे करके, क्योंकि बच्चे ये आपका क्या है नीति निर्देशक सिद्धांत का एक हिस्सा है। आर्टिकल 44 में जो है आपका यूसीसी का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 44 में। और यहाँ पे हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा साफ साफ कहा गया है कि राज्य सरकारों को या फिर केंद्र सरकारों को यह करना चाहिए कि अपने राज्य में जो है आपके जो भी सिविलियन लॉ हो वो सभी के लिए समान हो, उसमें जो है रिलीजन बीच में ना आए। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 44 में आता है यूसीसी, याद रखिएगा। और ये जो है आपका डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक क्या है प्रकार है, या फिर एक जो है आपका ये डीपीएसपी है। ठीक है, याद रखना आर्टिकल 44। अगला है आपका हमारे यहाँ पे हमारे देश में बच्चे एक बहुत फेमस म्यूजियम है हमारे देश में, जो आपको बहुत बार स्टैटिक जीके में भी पढ़ने को मिलता है, वो है सलारजंग म्यूजियम। याद रखना सलारजंग म्यूजियम है कहाँ पे, ये है आपका हैदराबाद में। ठीक है, तो इसी सलारजंग म्यूजियम के अंदर हमारे देश का पहला
डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी, एपिग्राफी यानी कि पुरालेख, ठीक है। तो पहली बार बच्चे आपका हमारे देश का पहला डिजिटल, डिजिटल का मतलब है कि आपका वर्चुअल होगा, ठीक है, डिजिटल होगा, इसे आप मतलब छू नहीं सकते फिजिकली। तो इस तरीके का आपका ये म्यूजियम है जिसे आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, नेशनल म्यूजियम है। और इसे कहाँ पे बनाया गया है, इसकी आधारशिला रखी गई है सलारजंग म्यूजियम के भीतर, ठीक है। सलारजंग म्यूजियम के भीतर जो है इसकी आधारशिला रखी गई है। और सलारजंग म्यूजियम कहाँ पे है, हैदराबाद तेलंगाना में है, याद रखना, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। इतनी बचे आपकी खबरें थी पूरे हफ्ते भर की जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन करना, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है, वायु शक्ति 2024 अभ्यास पोखरण रेंज में कहाँ पर होने वाला है, कहाँ पर होने वाला है। ये आपका इंडियन एयरफोर्स का है, याद रखना। पहले तो ये जो है आपका इंडियन एयरफोर्स का आपका एक ड्रिल है, एक अभ्यास है, इसका नाम इन्होंने रखा है वायु शक्ति। तो इसका बच्चा आयोजन किया जा रहा है पोखरण रेंज में। और पोखरण रेंज कहाँ पे है, राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए इंडियन एयरफोर्स का है। अगला है 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का थीम राज्य कौन सा राज्य है। देखिए सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, क्राफ्ट मेला, ये क्राफ्ट मेला बच्चे आपका होता है हमेशा हरियाणा में। इस बार जो है हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। जगह याद रखना कहाँ पे इसका आयोजन किया गया, हरियाणा में। अब जब भी बच्चे आपका हरियाणा में लगता है शिल्प मेला तो किसी एक राज्य को जो है आपका थोड़ा सा स्पेशल फोकस किया जाता है, उस स्टेट को कहा जाता है, उस राज्य को कहा जाता है आपका थीम स्टेट, ठीक है, थीम राज्य कहा जाता है। तो इस बार का जो थीम राज्य रहा वो रहा गुजरात, याद रखना गुजरात। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है। फिर से एक न्यूज़ है उत्तराखंड से। उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है बच्चे, यहाँ पे पहली बार किसी महिला को, ठीक है, किसी महिला को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुना गया है। तो महिला का नाम आपको याद रखना है, जस्टिस रितु बहारी, ठीक है, रितु बहारी को उत्तराखंड की मुख्य न्यायाधीश चुना गया है। अगला है 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है। अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए इसे। देखिए 2024 में जो ओलंपिक खेल हैं, जो आपके समर ओलंपिक होंगे वो कहाँ पे होंगे, पेरिस में होंगे, पेरिस यानी कि फ्रांस में होंगे, ठीक है, पेरिस में इनका आयोजन किया जाएगा। दूसरा क्या है कि इन खेलों के लिए जब भी आपका जो है ओलंपिक शुरू होते हैं तो ओलंपिक शुरू होने से पहले बच्चे आपका जैसे जून के महीने से आपका शुरू होगा, एक आपकी मशाल, जो मशाल है जिसे हम टॉर्च कहते हैं, ओलंपिक टॉर्च कहा जाता है। इस टॉर्च को जो है आपका एथेंस, जहाँ पे सबसे पहली बार जो है आपका सबसे पहली बार एथेंस में हुए थे ओलंपिक, ठीक है, तो इस टॉर्च को जो है एथेंस से दुनिया अलग अलग जगहों पे घुमा करके जो है आपका इसकी एक यात्रा करवाई जाती है। और फाइनली जो है आपका ये जिस राज्य में हो रहे हो उस साल ओलंपिक, वहाँ पे जो है इसे भेजा जाता है। तो ये जो बहुत बड़ी जर्नी जो इस मशाल की होती है, इस मशाल को जो है ले करके अलग अलग टॉर्च बियरर जो है आपके चुने जाते हैं, ठीक है, मशाल वाहक चुने जाते हैं। इस बार बच्चे 11,000 से ज़्यादा मशाल वाहक चुने गए हैं, अलग अलग देशों के खिलाड़ी चुने जाते हैं। तो भारत की तरफ से भी एक खिलाड़ी ऐसा चुना गया है जो कि इस बार की ओलंपिक टॉर्च रिले में हिस्सा लेगा, ठीक है। तो वही खिलाड़ी पूछा हुआ है आपको कि कौन सा खिलाड़ी है जिसे कि ओलंपिक टॉर्च रिले में शामिल किया गया है। तो इनका नाम है अभिनव बिंद्रा, ठीक है, अभिनव बिंद्रा, याद रखना नाम अभिनव बिंद्रा। ये बच्चे शूटर्स हैं, ठीक है, इनका संबंध है शूटिंग से और शूटिंग से संबंधित है। और इनके नाम पे एक रिकॉर्ड भी है कि ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ओलंपिक में एक व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे ये अभिनव बिंद्रा, याद रखना इनका संबंध है शूटिंग से। इन्हें इस बार के पेरिस ओलंपिक के लिए जो मशाल है, ओलंपिक टॉर्च रिले है, उसके लिए चुना गया है मशाल वाहक के रूप में। अगला है 2024 का दूसरा भारत रत्न किसे मिलेगा। पहला भारत रत्न जो है आपका कर्पूरी ठाकुर जो कि मिला, दूसरा जो भारत रत्न है वो किसे मिलेगा, किसे मिलेगा बच्चे, लाल कृष्ण आडवाणी को, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी की नाम की घोषणा हुई थी कर्पूरी ठाकुर जी के बाद। उनके बाद में एल.के. आडवाणी के बाद में 3 और नामों की घोषणा हुई है, चौधरी चरण सिंह, पी.वी. नरसिम्हा और एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, 3 और व्यक्तियों के नामों की घोषणा हुई है। अगला है तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है, बताइए कहाँ पे लोकेटेड है तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। देखिए झारखंड है, उड़ीसा है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। झारखंड है, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र, इन चारों जगह में से कहाँ पर आपका तालाबीरा है। अब ये तो आपको पूछ दिया कि कहाँ पर स्थित है, लेकिन एक्चुअल में मैं आपको बताऊँ तो इसकी जो है आपकी नींव डाली गई है, अभी इसकी आधारशिला रखी गई है, प्रधानमंत्री जी ने रखी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखना तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट बच्चे कहाँ पे बनेगा, ये बनेगा आपका उड़ीसा में। कहाँ पे बनेगा, उड़ीसा में।
अगला है 66वें वार्षिक ग्रैमी 2024-2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का पुरस्कार किसे मिला है। मैंने कहा था एक कैटेगरी खास करके याद रखिएगा, तो वो एक कैटेगरी यही है, सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम। ये मिला है द मूवमेंट को। एल्बम का नाम है द मूवमेंट, ठीक है। और द मूवमेंट एल्बम है किसकी? ये है बच्चे आपकी शक्ति फ्यूजन बैंड की। शक्ति फ्यूजन बैंड की है। और इस बैंड में कौन कौन व्यक्ति हैं? इसमें तबला वादक हैं, ठीक है, तबला वादक जिनका नाम है जाकिर हुसैन, ठीक है। और दूसरे इसमें है गायक, गायक का नाम है शंकर महादेवन, ठीक है। अगला है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में भारतीयों में कौन से व्यक्ति शीर्ष पर हैं। ब्रांड फाइनेंस के द्वारा, एक कंपनी है ब्रांड फाइनेंस, उनके द्वारा एक इंडेक्स निकाला गया है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024। तो इसमें बच्चे भारतीयों में जो है आपका पहले नंबर पे कौन से व्यक्ति हैं, और ये जो व्यक्ति जो भारत में पहले नंबर पे हैं वो दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं, ठीक है। नाम क्या है? रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं, इनका नाम है मुकेश अंबानी। ऑप्शन नंबर 2। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की सह मेजबानी कौन से देश करेंगे? बताइए। फीफा वर्ल्ड कप जो कि अब आपका एक तो 2022 में हुआ है, अब 4 साल बाद होगा, यानी कि 2026 में होगा। आपको बताना है कि इसकी मेजबानी कौन कौन से देश करेंगे। तो 3-3 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, चारों ऑप्शन में जो है 3-3 देश है। इसका मतलब है कि 2026 का जो वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप, वो आपका 3 देशों के द्वारा को होस्ट किया जाएगा। और ये 3 देश कौन है बच्चे? USA है, कैनेडा है, और आपका तीसरा मैक्सिको है। याद रखना है इसे। और 2022 का जो हुआ था वो आपका कतर में हुआ था। और इसे किसने जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था। और किसे हरा करके जीता था? इन्होंने फ्रांस को हरा करके जीता था। ये भी याद रखना साथ में, ठीक है। भारतीय सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन आर्मी का नया वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। नया जो आपका वाइस चीफ चुना गया है वो किसे चुना गया है? इनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अगला है प्रथम बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की जा रही है? पहले तो इस शब्द को समझते हैं, बहुत बार हमने इसे करंट अफेयर में पढ़ा है बच्चे, बहुत बार जो है इसका उल्लेख किया गया है। बिम्स्टेक, 1 सेकेंड, देखिए प्रथम बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप। देखिए बिम्स्टेक क्या है बच्चे? बिम्स्टेक जो है एक ऐसा समूह है जिसमें बंगाल की खाड़ी, अब बंगाल की खाड़ी को देख लेते हैं एक बार। ये देखिए बच्चे, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है। यहाँ इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। अब इस बंगाल की खाड़ी के चारों ओर जो देश हैं उनका एक अपना ग्रुप है, अपना एक समूह है। जैसे आपके भी व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप होंगे ना, एक में आपके जो है बचपन के दोस्त होंगे, एक में आपके जो है कॉलेज के फ्रेंड होंगे, एक में वो लोग होंगे जो आपके पड़ोसी होंगे। इस तरीके से अलग अलग ग्रुप है। एक ग्रुप में आपके रिश्तेदार होंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो बच्चे ये आपका जो एक समूह है, एक संगठन है, इसमें वो देश हैं जो कि बंगाल की खाड़ी के आसपास है। इसमें सबसे पहले इंडिया आ जाता है, ठीक है, एक इसमें आपका श्रीलंका है, ठीक है, इसमें आपका एक म्यांमार आता है, इसमें आपका एक बांग्लादेश आता है, इधर आपका नेपाल आता है, ठीक है, इधर आपका भूटान आता है, और एक और देश है इधर आपका थाईलैंड, ठीक है। तो इन सभी देशों का क्या है? एक समूह है जिसे बिम्स्टेक कहा जाता है। तो इन देशों के द्वारा ही बच्चे, इन देशों के खिलाड़ी जो है इसमें हिस्सा लेंगे, और पहली बार जो है आपका बिम्स्टेक का एक्वेटिक्स चैंपियनशिप इसका आयोजन किया जा रहा है, और इसे भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा, ठीक है। भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा। कहाँ पे होगा? ये दिल्ली में होगा। अब देखिए ये जो आपका चैंपियनशिप है ये एक्वेटिक्स का मतलब है बच्चे आपका ऐसे खेल जो कि जल से रिलेटेड है, ठीक है, पानी से रिलेटेड है, जल क्रीड़ा जिन्हें हम कहते हैं, वाटर स्पोर्ट्स जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड पहली बार जो है बिम्स्टेक के देशों के द्वारा एक चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, भारत में आयोजित किया जा रहा है, और भारत में कहाँ पे होगी? दिल्ली में होगी, ठीक है, पहली बार हो रही, तो याद रखना इसे। अगला है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हालिया मौद्रिक नीति के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर क्या है? RBI बचे, भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI जिसे हम कहते हैं। RBI के द्वारा जो है आपका
मौद्रिक नीति, जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है, मौद्रिक नीति को रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, समय समय पे आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मौद्रिक नीति समिति है उनकी बैठक होती है। इस बार भी हुई है, इस हफ्ते जो है मौद्रिक नीति की जो है आपकी बैठक हुई है। ठीक है, समिति की बैठक हुई है और इस समिति की बैठक ने जो है अनुमान लगाया है कि जो आने वाला साल है, आने वाला साल का मतलब है 2024-25 का जो ये आपका साल है, इसमें जो हमारी जीडीपी है उसकी ग्रोथ रेट कितनी रहने वाली है, तो इन्होंने बताया है 7%। ठीक है, अनुमान लगाया है क्योंकि अभी साल आने वाला है ना, तो इन्होंने जो है अपनी तरफ से अनुमान लगाया है कि 7% का जो है आपका ग्रोथ रेट होगा, याद रखना इसे। अगला है, भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? आप सभी को जस्ट मैंने अभी पढ़ाया है, इसे जो है आपका बनाया जा रहा है सलारजंग म्यूजियम के अंदर। और सलारजंग म्यूजियम कहाँ पे है? ये आपका हैदराबाद में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, प्रथम बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की जा रही है? ये आपकी की जाएगी नई दिल्ली में, रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। अगला है, हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? ठीक है, मतलब आपके पास में अगर पासपोर्ट है तो आप बिना वीज़ा के इस देश में जा सकते हैं और 15 दिन के लिए बच्चे, कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे घूम फिर करके आएँ। ठीक है, तो कौन सा देश है ये? ईरान, कंट्री है ईरान। अगला है, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट ये कहाँ पर, कौन से स्टेट में है? बिहार में, हरियाणा में अभी भी ये भी स्थित नहीं है। ठीक है, ये भी अब बनेगा और कहाँ पे बनाया जाएगा? इसे बनाया जाएगा हरियाणा में। हरियाणा के जो वर्तमान में सीएम बच्चे, मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, इनके द्वारा जो है आपका इसे बनाए जाने की घोषणा हुई है। एक तो सीएम का नाम याद रखना, दूसरा जो है गवर्नर का नाम याद रखना। गवर्नर का नाम याद रखना, यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, इनका भी नाम याद रखना। तो हरियाणा में आपका बनेगा दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट। आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी समिति की जो बैठक हुई थी, एक तो उन्होंने बताया कि जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो 7% रहने वाली है। दूसरा इन्होंने कहा कि जो रेपो रेट है इसे चेंज नहीं किया जा रहा है, तो पहले जितना था उतना ही अभी भी रहेगा। तो कितना है बच्चे अभी? ये आपका 6.50। ठीक है, 6.5% जो है आपका रेपो रेट है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ये बन गया है उत्तराखंड। आपको बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, तो याद रखना उत्तराखंड बन गया है। टाटा समूह की ई कॉमर्स इकाई टाटा डिजिटल के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो टाटा आपकी कंपनी है, टाटा, उसकी आपकी बहुत सारी विंग्स है बच्चे, अलग अलग जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म में इन्होंने अलग अलग कंपनियां खोली हुई हैं। तो टाटा ग्रुप की आपकी एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा डिजिटल। ठीक है, टाटा डिजिटल के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है नवीन ताहिलियानी। ठीक है, नवीन ताहिलियानी को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? ये छात्रवृत्ति कार्यक्रम है, शिक्षा से रिलेटेड है, तो ये आपका शिक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। और वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। और जो इम्पॉर्टेंट है एस जयशंकर साहब, ये जो है हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। ठीक है, अगर हम स्मृति ईरानी की बात करें तो इनके पास में है वुमन यानी कि महिला और चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये जो आपका विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम है ये किन बच्चों के लिए है? तो बच्चे इसमें थोड़ा सा याद रखना कि ये जो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने नवोदय विद्यालय से पढ़ा है। ठीक है, नवोदय विद्यालय के वो बच्चे जिन्होंने 12th पास कर लिया है और अब जो वे आपके हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए जो है आपका ये है। तो याद रखना, नवोदय विद्यालय के मेधावी छात्रों के लिए जो है आपका हायर एजुकेशन लेने के लिए स्कॉलरशिप जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है। अगला है, भारत और म्यांमार के संदर्भ में FMR का क्या अर्थ है? आप थोड़ा सा इसे ध्यान से पढ़िएगा बच्चे। आपका क्या हुआ 2018 में, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, 2018 का वर्ष है, 2018 का वर्ष है, सरकार के द्वारा एक नई नीति लाई गई। ठीक है, उस नीति का नाम था आपका लुक ईस्ट। भारत की
एक्ट ईस्ट नीति। ठीक है, एक्ट ईस्ट नीति का मतलब क्या है कि हमारे जो पूरब की तरफ देश हैं, भारत के पूरब की तरफ कौन कौन से देश हैं, पहले बांग्लादेश आता है, फिर आता है आपका म्यांमार। हमारे जो पूरब की तरफ जो देश हैं उनके साथ में भारत का जो रिश्ता है, जो रिलेशंस है, वो उन्हें अच्छा बनाया जाए। ठीक है, तो इस नीति के तहत बच्चे भारत के द्वारा 2018 में एक एग्रीमेंट किया गया म्यांमार के साथ में। ठीक है, एग्रीमेंट के तहत क्या किया गया, अब उस एग्रीमेंट का नाम है आपका FMR, इसका फुल फॉर्म है फ्री मूवमेंट रिजीम। ठीक है, फ्री मूवमेंट रिजीम जो है FMR का मतलब है। और इसमें आपका क्या है कि जो म्यांमार के साथ में ये बाउंड्री बन रही है, आप देख रहे हैं भारत की जो म्यांमार के साथ में बाउंड्री बनती है, इसमें 1 2 3 4 स्टेट आते हैं। सबसे पहले मिजोरम आता है, फिर मणिपुर आता है, फिर नागालैंड आता है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश आता है। ठीक है, तो ये 4 राज्य हैं जो मणिपुर के साथ में बाउंड्री बनाते हैं। और इन 4 राज्यों में ये जो पूरा बॉर्डर एरिया है, सरकार ने ये डिसीजन लिया है इस एग्रीमेंट के तहत कि इन 4 राज्यों के साथ में जो बाउंड्री बन रहा है उनके 16 किलोमीटर तक, ठीक है, सीमा के जो बाउंड्री है, बाउंड्री के 16 किलोमीटर तक जो है आपका दोनों तरफ के लोगों को, खास करके जो म्यांमार के लोग हैं, उन्हें बिना वीज़ा के आने की अनुमति है। ठीक है, ये क्यों किया गया था, ताकि दोनों देशों के बीच में जो है आपका अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर के आदान प्रदान हो सके। अच्छी अच्छी चीज़ का मतलब क्या है, जैसे सीमा हो सके, सॉरी, जैसे कि आपका व्यापार हो सके। ठीक है, जैसे कि आपका शिक्षा संबंधित चीज़ें हैं, जैसे कि आपका स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरीके के सर्विसेज जो है वो म्यांमार में पहुँच सके, उसके लिए आपका सरकार ने क्या किया, इस तरीके का डिसीजन लिया। ठीक है, अभी हाल ही में क्या हुआ है, हमारे जो गृह मंत्रालय के मंत्री हैं अमित शाह जी हैं, उनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि ये जो आपका FMR बना था, ठीक है, ये जो आपका एग्रीमेंट हुआ था, उसे आपका रद्द कर दिया जाएगा, उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो हमने जो म्यांमार के लोगों को यहाँ पे आने की जो सुविधा दी थी, उसके कारण जो म्यांमार और जो मणिपुर और मिजोरम के जो युवा हैं, उनको जो है आपका ड्रग्स, यानी कि वहाँ से मतलब ये पाया गया है कि बच्चे म्यांमार की तरफ से जो है यहाँ पे आपका ड्रग्स को जो है यहाँ पे एंट्री मिल रही है, जिसके कारण ये जो 2 स्टेट हैं, यहाँ के जो यूथ है वो आपका जो है ड्रग्स का आदी हुए जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना कि अब सरकार ने जो है FMR को बंद कर दिया है। ये जो छूट जो म्यांमार को लोगों को दी गई थी बाउंड्री एरिया पे, वो जो छूट है वापस ले ली गई है। और अब बच्चे यहाँ पे आपका क्या कर दिया जाएगा, परमानेंट जो है आपका बाउंड्री बना दी जाएगी। ठीक है, तो सरकार की तरफ से आपकी घोषणा की गई है, उनका ये डिसीजन है, तो थोड़ा सा याद रखना। FMR जो है आपका किस किस देश के बीच में है, भारत और म्यांमार के बीच में था। ये 2018 में एक समझौते के तहत जो है आपका ये किया गया था, और अभी 2024 में जो है इसे यहाँ पे देखिए भारत ने म्यांमार के साथ में मुफ्त आवाजाही व्यवस्था को निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, याद रखना इतना। और खास करके इसमें अब आपके लिए क्या हो गया, आपके लिए एक तो FMR की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो गई, दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि म्यांमार के साथ में कौन कौन से देश जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। देख रहे हैं आप, तो मिजोरम है, फिर मणिपुर है, फिर नागालैंड है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश है। इसमें बच्चे दुनिया भर से जो है क्वेश्चन बन सकते हैं, दुनिया अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको जैसे दे दिया, आपको कहा गया कि म्यांमार के साथ में जो राज्य सीमा बनाते हैं, सीमा साझा करते हैं, उन्हें उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए या फिर दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाइए। तो आपको याद रखना है, अगर दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाना है तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है, इस तरीके से। ठीक है, तो इन 4 राज्यों को याद रखना जो कि म्यांमार के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। और अब बच्चे इनकी बाउंड्री पे क्या होगा, परमानेंट जो है आपका एक जो है क्या कर दिया जाएगा, एक आपका जिसे कहते हैं फेंसिंग कर दी जाएगी। ठीक है, बाड़ कर दी जाएगी वहाँ पे। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, सरकार के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। और FMR का फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है, चलिए, तो बच्चे ये जो है आपकी हफ्ते भर की खबरें थी, इन्हें आपने MCQ माध्यम से भी देखा, बहुत सारी चीज़ें जो है नई सीखने को मिली होंगी। ठीक है, तो जो नई चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं, उन्हें जो है नोट भी कर लिया करो। वैसे बच्चे आपकी जो ये वीकली करंट अफेयर्स की क्लास होती है, ये जो है आपका इसका PDF बिल्कुल फ्री दिया जाता है, मुफ्त दिया जाता है। कहाँ पे, मेक इट इजी जो मेक इट इजी स्किल्स का जो आपका मोबाइल ऐप है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे भी चेक करते रहा कीजिए। और जो भी आपको वैसे कम खबरें होती हैं, कम ही न्यूज़ होती हैं, तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगता है, जो भी आपको सरल लगता है, अपनी भाषा में जो है उसे नोट भी कर लेना साथ साथ में। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।